आज हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो वो सबसे पहले वो ट्रेड करने आए थे इंडिया में। फिर धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने अपनी सेटलमेंट वहाँ पर रहना शुरू कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो वो सबसे पहले आए थे जिस कंपनी को लेकर आए थे उन्होंने उसको नाम दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ सबसे पहले ब्रिटिश ही आए थे, उससे पहले पोर्टुगीज थे वो भी आ गए थे, उसके बाद डच आए। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंच भी आए थे, फिर लास्ट में इंग्लिश वाले इंग्लिश ब्रिटिश आए थे वो। ठीक है, देखिए देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब वो ट्रेड करने जब आते हैं असम की शुरुआत देखो इंडिया में कहाँ से होती है। देखो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, जब उसकी डेथ हो जाती है तो जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन होती है इंडिया में टोटली चेंज हो जाती है वो। ठीक है, चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है कि देखो ये जितने भी किंग्स थे सबसे पहले तो ये क्या करते थे कि बहुत लार्ज लार्ज टेरिटरी को अपने अंडर में कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसा था कि वो पूरे पूरे इतनी टेरिटरी की इतनी लार्ज होती थी कि वो उसमें पूरा रूल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते थे अपने नवाब या गवर्नर्स उनको होल्ड करने को देते थे कि आप वहाँ पर मेरे हमारे अंडर में ही आप वहाँ पर काम करो आपने। ठीक है, तो राजा हम ही रहेंगे लेकिन आप हमारे अंडर में काम करें आप। ठीक है, तो देखो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में तो उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। जो जो उन्होंने सूबेदार और गवर्नर और जो जमींदार उन्होंने अपॉइंट किए थे कि आप उस वाले लैंड को देखो जहाँ पर जो हमारे अंडर में है, तो उन्होंने क्या किया कि वो स्टार्टेड asserting इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो उन्हें क्या लगा कि अब हम ही हमें बस बाकी क्या है बस वहीं से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट पावरफुल किंग था ये मुगल एम्पायर का। इसके बाद भी आए हैं लेकिन वो इतने नहीं थे जितने कि ये था मुझे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही है कि जैसे बाबर रहता हुमायूं फिर अकबर, तो इसमें जो सबसे लास्ट था औरंगजेब ही था। इसकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जितने भी गवर्नर्स या जमींदार ने अपॉइंट किए थे तो धीरे धीरे वो मुगल एम्पायर से दूर होना शुरू हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो इंडिपेंडेंस हो चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस हो जाए कहाँ से, वो मुगल एम्पायर से। ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंस हो गए वो तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टैब्लिश की उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी रीजनल किंगडम से उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया में तो क्या हुआ कि जो पावर थी वो पावर शिफ्ट होगी। पावर शिफ्ट कहाँ से हुई, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जो जितने भी किंग्स थे ये तो ये मेन क्या करते थे कि जो सेंटर था, सेंटर कहाँ था, दिल्ली में। देखो पहले तो कोलकाता में था लेकिन बाद में क्या हुआ कि दिल्ली को शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो क्या करते हैं वो देखो जो जितनी भी पावर थी पहले वो सेंटर से रूल चलता था लेकिन अब क्या है कि वो सबका पावर कहाँ चली गई, रीजनल कैपिटल्स की तरफ चली गई। ठीक है, जो रीजनल किंगडम्स उन्होंने सेटअप किए थे, जो गवर्नर्स और नवाब थे उन्होंने जो सेटअप किए, तो पावर जितनी भी थी वो सारी की सारी उनके पास शिफ्ट हो गई वो। ठीक है, उसी दौरान सेम टाइम में जो ये फॉरेन ट्रेडर्स थे ये इंडिया में भी आ रहे थे ये। ठीक है, तो इन्होंने आना शुरू कर दिया था इंडिया में। ऐसा नहीं था कि इस टाइम यही हो रहा था, उस टाइम ट्रेडर्स आ गए थे इंडिया में। ठीक है, तो जो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको ईआईसी बोल रहे हैं हम, ईआईसी, तो वो भी ये चाह रही थी कि वो पॉलिटिकल पावर्स इन इंडिया में वो एक्वायर कर लें वो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको लग रहा था कि इंडिया में क्यों आना चाहते थे वो, इंडिया में इसलिए आना चाहते थे वो क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडिया जो है एक रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी कंट्री है। उनको रॉ मटेरियल जितना भी उनको चाहिए सारा फुलफिल हो सकता है, और साथ ही साथ जब वो उनको रॉ मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ में एक ह्यूज मार्केट थी इंडिया को। ठीक है, इसलिए उन्हें लगा था कि हम यहाँ इंडिया में अगर हम ट्रेड करेंगे तो इंडिया में साथ में जो ईस्ट वाली जो कंट्रीज थी वो ईस्ट साइड में ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी वो गए थे। ठीक है, तो क्या किया कि उसी टाइम इंग्लिश ईस्ट इंडिया को चाह रही थी कंपनी की वो पॉलिटिकल पावर्स इन इंडिया में एक्वायर कर ले वो। ठीक है, तो इसका क्या है जब औरंगजेब की डेथ होगी तो जितने भी उन्हें नवाब गवर्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे तो वो उस वाले किंगडम से अलग हो गए और उन्होंने अपना रीजनल किंगडम उन्होंने बना लिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जितनी पावर जो पहले सेंटर से रूल चलता था वो सबका सब रीजनल की तरफ को चला गया वो। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब वो इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब वो इंडिया में आई हो, तो मैंने आपको पहले बताया कि उससे पहले क्या था कि उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज थी वो आ गई थी। देखो सबसे पहले डच वगैरह पोर्टुगीज वो आ गए थे वो। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो उनको क्या था कि वो उनको स्ट्रगल करना पड़ा अदर कंपनी के साथ। क्यों, क्योंकि वो स्टैब्लिश हो चुकी थी, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वो लगा चुके थे वो। ठीक है, तो अब इनको फुली फ्लैश इनको अगर अपना रूल रूल करना है इनको, तो इनको क्या था कि इनको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा कंपनी के साथ में। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखो शुरुआत होती है कहाँ से, जो यूरोपियन होते हैं, यूरोपियन डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स टू इंडिया एंड फार ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो जो यूरोपियंस थे वो यूरोपियंस क्यों ऐसा क्यों ढूंढ रहे थे वो,
वो ऐसा रूट क्यों ढूंढ रहे थे, उसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि वो उस टाइम डेवलप हो रहे थे वो, और उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज लगाए थे और उनके बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स थे उनके पास वो, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि भाई जो हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम इसको बेचें, हम इसको जाके, ठीक है, साथ में रॉ मटेरियल भी मिले हमें और हम जाकर इनको बेच भी सकें हम इनको, ठीक है। तो ये यूरोपियन डिस्कवर, इन नए ट्रेड रूट डिस्कवर किए यूरोपियंस ने, ठीक है। इंडिया के लिए क्या, फार ईस्ट कंट्रीज ने कहाँ से किया है ना, थ्रू केप ऑफ गुड होप्स। देखो ये जो केप ऑफ गुड होप्स है ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में, जो अफ्रीका का सदर्न वाला पॉइंट है वहां पर है ये, ठीक है। इन अफ्रीका इन्होंने सी रूट वहां से डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया जो पोर्टुगीज थे सबसे पहले वो इंडिया में आए थे, ठीक है, इंग्लिश वाले नहीं आए थे, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, ठीक है। और पोर्टुगीज के बाद कौन आया था, पोर्टुगीज के बाद देखो डच आए, फिर फ्रेंच आए, उसके बाद ब्रिटिश आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन आए थे, ब्रिटिश वाले आए थे, सबसे पहले पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच, ठीक है। देखो इसमें कहने के लिए यही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उसे स्ट्रगल करना पड़ा अदर ट्रेडिंग कंपनी के साथ, ठीक है। यूरोपियंस ने नए ट्रेड रूट डिस्कवर किए, ठीक है, फार ईस्ट कंट्रीज और इंडिया के लिए, कहां से किए, केप ऑफ गुड होप्स, और ये कहां पे है, इन अफ्रीका सी रूट, ठीक है। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, उसके बाद डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, ठीक है। जो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन इंग्लैंड, ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फॉर्म कहां पर हुई, देखो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई 1600 में, ठीक है, 1600 में हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो कंपनी वहां पर फॉर्म होगी इंग्लैंड में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने उससे एक चार्टर उन्होंने साइन करवाया उन्होंने, ठीक है, चार्टर साइन करवाया, उससे क्या करवाया, वो एक्वायर्ड क्या किया उन्होंने, सोल राइट टू ट्रेड इन ईस्ट फ्रॉम, ठीक है, जो ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज थी, जो भी नेशन थी वो, ठीक है, ईस्ट में जैसे इंडिया भी है और बाकी फार ईस्ट कंट्रीज भी थी, ठीक है। तो उन्होंने जब कंपनी वहां पर फॉर्म होगी इंग्लैंड में 1600 में, उन्होंने क्वीन से एक चार्टर साइन करवाया, चार्टर में क्या साइन करवाया उन्होंने कि एक्वायर्ड किया सोल राइट टू ट्रेड इन ईस्ट कंपनी, ठीक है, कहां से, क्वीन से कराया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो जब 17वीं सेंचुरी की बात करें, 17वीं सेंचुरी में जब डच इंडिया में आ गए थे, ठीक है, जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत पावर थी उस टाइम वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले आके तो उन्होंने अच्छे वो फुली फ्लैश उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था और अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने लगा दी थी, ठीक है। तो क्या था कि जो डच वाले थे उन्होंने मोनोपोली मोनोपोली उन्होंने गेन कर ली थी, कहाँ, ओवर स्पाइस ट्रेड में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, डच वालों ने अपनी मोनोपोली उन्होंने अपनी गेन कर ली थी, ठीक है, स्पाइस ट्रेड के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई जब इंडिया में, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या, दोनों के बीच में फाइट हुई कि नहीं पहले मैं अच्छा ट्रेड करूंगा, तुम अच्छा ट्रेड करोगे, ठीक है, क्योंकि किसी जगह पे दो एक जैसी कंपनी नहीं है, दोनों के बीच में फाइट होती होती है, ठीक है। फिर फाइट पहले की फाइट कुछ थी लेकिन आपकी फाइट कुछ और होती है, ठीक है। पहले क्या था, अगर ज्यादा फाइट बन जाए तो वॉर हो जाती थी, ठीक है। आज की डेट में क्या, आज की डेट में जो अच्छे अच्छे लोग हैं ऑफर देते हैं वो, ठीक है, नहीं हो तो फिर बाद में फाइट हो जाएगा, कंट्रीज की बात करें तो, ठीक है। तो जो ईस्ट कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या कर रही थी, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए वो, ठीक है, कि हमें भी मौका मिले और हम भी हम भी थोड़ा अर्न कर सके, कर सके हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था, देखो इंडिया इज अ ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर ऑल, ठीक है। देखो इंडिया एक ल्यूक्रेटिव मार्केट क्यों थी, वो सबके लिए क्यों ऐसा था, क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल था, ठीक है। साथ में क्या था कि वहां पर जब रॉ मटेरियल का यूज कर लेते थे, जो उससे फिनिश प्रोडक्ट वो बनाते थे वो, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी चाहिए। तो इंडिया एक ऐसी चीज थी कि वहाँ इंडिया कंट्री उस टाइम ऐसी थी कि रॉ मटेरियल उनके पास काफी था और फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट थी वो भी एक ह्यूज मार्केट थी वो इंडिया के लिए, ठीक है। तो सबको सब लगता था कि इंडिया एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, रॉ मटेरियल उन्हें मिल जाएगा और साथ ही साथ में फिनिश प्रोडक्ट को भी वो बेच सकते हैं वो, ठीक है। और क्या था, साथ ही साथ में जो ये टेरिटरी थी इंडिया, ये फ्री फ्रॉम कंपटीशन थी ये, ठीक है, क्योंकि इंडिया बहुत उस टाइम बहुत मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी ह्यूज कंट्री है, ठीक है। उसमें क्या था कि सिर्फ ये 3-4 ही लोग आए थे ये, ठीक है, पोर्टुगीज डच आए थे और एक फुली फ्लैश ये साबित नहीं हुए थे इंडिया में ये, ठीक है, इनको टाइम लगा था इनको, ठीक है। तो क्या था कि जो ये टेरिटरी थी ये फ्री फ्रॉम कंपटीशन, इसमें टेरिटरी में कोई कंपटीशन भी नहीं था इंडिया में, ठीक है, बहुत कम कंपटीशन था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इंडिया क्या था उस टाइम, देखो इंडिया इज नोन फॉर फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। उस टाइम इंडिया में जो कॉटन की जो क्वालिटी थी सबसे फाइन और सबसे अच्छी थी, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थी, सिर्फ इंडिया में थी, और साथ में सिल्क भी था,
ठीक है। और आल्सो इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस होता था, देखो स्पाइसेस लाइक पेपर हो गया, क्लोव, कार्डमम और सिनेमन, ठीक है। तो इंडिया में सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी की कॉटन थी या सिर्फ था, उसमें साथ ही साथ में बहुत सारे स्पाइसेस भी थे, ठीक है, जैसे लाइक पेपर, क्लोव, कार्डमम और सिनेमन, ठीक है। तो वैसे कह सकते हैं कि इंडिया उस टाइम में स्पाइस कंट्री भी थी, ठीक है। इसके स्पाइसेस बहुत फेमस थे पूरे वर्ल्ड में, और एक यूरोपियंस क्या करते थे, यहीं से स्पाइसेस लेकर वहाँ यूरोप में जाते थे और वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट पे उनको सेल करते थे उनको, ठीक है। अब देखो साथ में हम देखते हैं, फिर देखो क्या हुआ कि जब उन्होंने ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जब वो इंडिया में आ गए तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम किंग्स थे वो, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि वो जितने भी नवाब गवर्नर्स ने अपॉइंट किए थे तो सब उन्होंने अपना अपना रीजनल किंगडम बना लिया और पावर जो थी वो सेंटर से वो शिफ्ट हो गई वो, ठीक है। तो उस टाइम क्या देखो ये फरमान कब आया था, जब मुगल एम्परर था जहांगीर वो, ठीक है, उसके पास वो आए थे। उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान साइन करवाया उन्होंने, ठीक है। और फरमान में क्या था, जहांगीर से साइन कराया जो मुगल एम्परर था, उन्होंने क्या एक्वायर किया, प्रिविलेज टू ट्रेड फ्रॉम फ्री ड्यूटी इन बंगाल, ठीक है, कि हम जो भी ट्रेड हम बंगाल में करेंगे हम, ठीक है, वो हमारा ट्रेड फ्री होना चाहिए। देखो ट्रेड फ्री मतलब ये है कि जैसे किसी भी कंट्री में अगर आज की बात करें, किसी भी कंट्री में अगर कोई भी कंपनीज आती है तो ठीक है, तो उनको क्या है, उनको टैक्स देना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट को टैक्स देना हो, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम किंग्स थे, तो उन्हें लगता था कि अगर हाँ ठीक है आपने जो भी काम करना है, अगर आपने ट्रेड लगाना है, अपने कंपनी फैक्ट्री लगानी है आपने, तो ठीक है आप लगाओ, लेकिन हमें उसका टैक्स भी दो हमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो टैक्स देते थे वो किंग्स को, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फरमान साइन करवाया जहांगीर से उन्होंने, ठीक है, कि हमने जो भी हमने ट्रेड करना है तो वो जो ट्रेड होना चाहिए वो फ्री ड्यूटी होना चाहिए सिर्फ बंगाल में। फिर क्या होगा, पहले वो बंगाल में थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बंगाल से उड़ीसा में चले गए, ठीक है, धीरे पूरे इंडिया में ही चले गए वो, ठीक है, कि हम जो ट्रेड है ड्यूटी फ्री कर सके हम, ठीक है। तो क्या था कि देखो अकॉर्डिंग टू फरमान ये था कि ओनली कंपनी ऑफिशियल्स वर अलाउड टू डू ड्यूटी फ्री ट्रेड, जो जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं जो भी वो ट्रेड करेंगे वो ड्यूटी फ्री होना चाहिए, मतलब कोई भी टैक्स उनको पे नहीं करना पड़े। पे किसको नहीं करना पड़े, पे किसी भी किंग को पे, मतलब किंग जो जहांगीर था उसको पे नहीं करना पड़े, ठीक है। तो फरमान उन्होंने साइन करवाया था उन्होंने, ठीक है। तो फरमान में क्या था कि बंगाल में हम ट्रेड करेंगे वो भी फ्री ट्रेड करेंगे, हमें कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जब जब उन्हें अगर ऐसा प्रिविलेज उन्हें दे दिया उनको, ठीक है, कि आप ट्रेड करो कोई आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या था, उन्होंने कंपनी जिसको फैक्ट्री बोलेंगे बंगाल में उन्होंने इंट्रोड्यूस की, ठीक है, वहां पर उन्होंने बनाई, उन्होंने कब बनाई थी, उन्होंने 1606 में, ठीक है। बंगाल में उन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की उन्होंने कब, 1606 में, ठीक है। साथ ही साथ में वो ये चाहते थे कि वांटेड ट्रेडिंग राइट्स एंड प्रिविलेज टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। वो साथ में ये भी चाहते थे कि ठीक है हमें बंगाल में तो हमें मिल गए हमें, ठीक है, साथ में हमें पूरे इंडिया में भी चाहिए, यही वाला राइट चाहिए, राइट्स एंड प्रिविलेज टू ट्रेड इन इंडिया, पूरे इंडिया में हम ट्रेड कर सके हम, ठीक है। तो क्या था कि मुगल एम्परर जहांगीर थ्रू फरमान अलाउड टू सेट अप फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है। तो जहांगीर ने देखो पहले फरमान भी दिया उसने, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप एक फैक्ट्री आप एस्टेब्लिश करो आप अपनी, ठीक है। कहाँ पर फैक्ट्री बनाएंगे, वो सूरत में। तो कह सकते हैं कि सबसे पहली जो फैक्ट्री इंडिया में ब्रिटिश ने लगाई है वो 1606 में लगाई है वो, ठीक है। किससे साइन करवाया उन्होंने फरमान, जहांगीर से उन्होंने, ठीक है। अब देखो जिसने साइन करवाया था, ठीक है, वो था देखो सर जेम्स रो, किसने साइन किया था, किंग जेम्स इंग्लैंड, ठीक है, गेटिंग परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू सेट अप फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। उसने जहांगीर से उन्होंने फैक्ट्री उन्होंने ये उन्होंने परमिशन ले ली कि हम फैक्ट्री लगाएंगे हम इंडिया में, ठीक है, कहाँ, सूरत में लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो इंग्लिश की जो फर्स्ट कंपनी इन ईस्टर्न कोस्ट में, जो ईस्टर्न कोस्ट में जो बनी है वो बनी है 1651 में, कहाँ, रिवर हुगली में। एक देखो सूरत में होगी 1606 में, और एक कहाँ लगाई, ईस्टर्न वाले साइड में 1651, और कहाँ पर लगाई, वो रिवर हुगली के ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ से राइट मिला था, देखो किसने लिया था, ये सर जेम्स रो ने लिया था, किसने भेजा था, किंग जेम्स ने, ठीक है। और परमिशन कहाँ से दी थी उन्होंने, जहांगीर से उसने, ठीक है। देखो अब बात करेंगे जो फैक्ट्री उन्होंने वहां पर इस्टेब्लिश कर ली उन्होंने, ठीक है। तो वो फैक्ट्री क्या किस काम में आती थी वो, ठीक है। तो फैक्ट्री को यूज करते हैं सर्व एज वेयर हाउसेस, ठीक है। जितनी भी गुड्स थी उनकी वो, ठीक है, वो उसको एक्सपोर्ट जो उन्होंने करनी थी वो उनको वहां पर स्टोर करके रखते थे वो, ठीक है। तो जो एक फैक्ट्री थी वो एक एज अ वेयर हाउस वो यूज करते थे उसको, कि जो भी चीजें उन्होंने इंडिया से ली है, चाहे रॉ मटेरियल या
वो उन्होंने कहाँ पर ट्रेड करते थे, वो अपनी उन वाली फैक्ट्रीज में करते थे। ठीक है, साथ ही साथ में क्या क्या देखो, जब उन्होंने फैक्ट्री उन्होंने लगा ली उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, तो उन्हें लगा कि हमें यहाँ पर सेटल भी होना है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने घर बनाना शुरू किया। ठीक है, सेटलमेंट उन्होंने शुरू कर दी और उन्होंने एक फोर्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम इन 1696 में। ठीक है, तो फोर्ट उन्होंने लगाया, एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया, बिल्ड किया उन्होंने कब 1696 में, जिसको बोला हमने फोर्ट विलियम। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो 1698 में उन्होंने क्या एक्वायर किया ना, जमींदारी राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ठीक है, साथ ही साथ में देखो पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने क्या कि हम जो भी ट्रेड करेंगे वो ड्यूटी फ्री होना चाहिए। ठीक है, हम फ्रीली हम ट्रेड कर सकें। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने जमींदारी राइट्स भी ले लिए कि जो लैंड है, ठीक है, जो भी लैंड उन्हें मिल रहा है वहाँ वहाँ से रेवेन्यू भी हम कलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने जो 3 विलेजेस थे जहाँ से उन्होंने लैंड रेवेन्यू सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। देखो सतुनती, कालीकता और गोविंदपुर। ठीक है, ये जो कालीकता है ये आज की डेट में इसको कोलकाता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहले तो कैलिकता था, फिर कैलिकट किया, फिर कलकत्ता किया, फिर देखा कोलकाता कर दिया। ठीक है, तो ये कैलिकता वाला है, वो वाला कैलिकटा है। ठीक है, 3 विलेजेस जहाँ हमने लिए जहाँ पर वहाँ से लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, सतुनती, कालीकता और गोविंदपुर। देखो एक बात बताता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे, ठीक है, वो इंडिया पे मतलब कि इंडिया पे रूल करने नहीं आए थे, सबसे पहले वो ट्रेड करने आए थे वो। ठीक है, जिनको जितने भी उनका फिनिश प्रोडक्ट थे वो, ताकि उनको अच्छे से सेल कर सके, रॉ मटेरियल भी उनको मिल जाए उनको। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि यार इंडिया एक बड़ी अच्छी कंट्री और यहाँ पर जितना रॉ मटेरियल वगैरह है ये हमारे बहुत काम आ सकता है और ये काफ़ी लाइफ लॉन्ग के लिए है ये। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, उन्होंने फिर रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया उन्होंने। देखो क्या होता था कि जब ये ट्रेड करने आए थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे जो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, ठीक है, वो थोड़े समय के लिए वहाँ पर है। फिर क्या किया कि उन्होंने वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया इंडिया में उन्होंने। ठीक है, जैसे पहले कहते थे कि इंडिया को सोने की चिड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारा पैसा लिया उन्होंने और वो जाकर इंग्लैंड में जाकर रह गए, थोड़े समय के लिए पैसा कमाया, फिर वहाँ जाकर रहने लगे। और वहाँ जब वो रहते थे वो बिल्कुल पूरे ठाट बाट से रहते थे, लोगों को लगता था कि यार भाई इतना पैसा इनके पास कहाँ से है, कहाँ से आएंगे, इंडिया से ही आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उनको लगा कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो इंडिया पे रूल करने लगे वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखो 1698 में जमींदारी राइट्स, उन्होंने जमींदारी राइट्स ले लिए उन्होंने। क्यों कि जितना भी लैंड रेवेन्यू जो 3 विलेजेस का वो हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 विलेज बता दें, सतुनती, कालीकता और गोविंदपुर। ये कालीकता आज की डेट में कोलकाता है। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी कंपनी उन्होंने लगा ली उन्होंने, ठीक है, बहुत सारा उन्होंने लैंड रेवेन्यू लिया, बहुत सारी इनकम की उन्होंने। ठीक है, उसके साथ ही साथ में क्या हुआ कि उन्हें लगा, देखो सबसे पहले उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया। ठीक है, साथ में उन्होंने ये बोला कि आप अपनी लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी आर्मी भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या वो आर्मी सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये चीज़ें होगी तो जो वहाँ के नवाब था बंगाल का, उसके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया वो। ठीक है, देखो क्या हुआ कि जब औरंगजेब की जब डेथ हो गई थी तो जो गवर्नर था, मैं आपको पहले बताया मैंने आपको, ठीक है, कि जब औरंगजेब की डेथ होगी तो जो पावर थी वो सेंटर से चलती थी वो। लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के नवाब और जो गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए थे, उन्होंने अपनी रीजनल किंगडम्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो साथ में क्या हुआ कि जो नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, उसने अपनी पावर असर्ट करना उसने शुरू कर दी उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो जब उसकी डेथ होगी तो वो इंडिपेंडेंटली हो गई रीजनल किंगडम, और उन्होंने मॉनिटर करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन बंगाल। ठीक है, तो मतलब कि वो क्या हुआ कि जो किंग था उसकी डेथ होगी, फिर वो जितने भी रीजन थे उन्होंने अपना अपना किंगडम बना लिया, जो वहाँ के नवाब और गवर्नर अपॉइंट किए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी जितनी भी पावर थी इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करना शुरू कर दी, जो एडमिनिस्ट्रेटर उनका था। ठीक है, और क्या किया कि साथ में उन्होंने बंगाल में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। सबसे बड़ा चेंज था रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, उन्होंने मतलब पहले किंग के हिसाब से चलता था, लेकिन अब नए किंग बने हैं, ठीक है, जो रीजनल किंगडम थे, तो उनके हिसाब से काम चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस बंगाल में इंट्रोड्यूस किए, किसमें, रेवेन्यू सिस्टम में। ठीक है, देखो अब जो सबसे सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट नवाब बना था बंगाल का वो था नवाब मुर्शिद कुली खान। उसके बाद जो उसके फॉलोअर्स आए इसके, ठीक है, जैसे उसके बेटे वगैरह आए इसके, सक्सेसर आए इसके अली बल्कि खान और सिराजुद्दौला। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बंगाल में सबसे पहले इंडिपेंडेंट नवाब कौन सा हुआ था, देखो नवाब मुर्शिद कुली अली खान। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बिल्कुल डिनाइड कर दिया इसने
इंग्लिश में ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे? बंगाल में। हमारे टेरिटरी में आप कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे हम आपको, ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सको। ठीक है, तो किसने मना किया था? ये मुर्शिद कुली अली खान ने मना किया था। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को मना है। ठीक है, साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि आप अपनी कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं वो सबके सब आप बंद कर दो आप। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए थे किंग से वो। ठीक है, पहले क्या था, पहले जितने भी ट्रेड वो करते, जो उन्होंने फरमान लिया था वो उन्होंने सेंटर से लिया था, मतलब दिल्ली में। किससे लिया था उन्होंने? औरंगजेब और जहांगीर से लिया था उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब उसकी डेथ होगी तो उन्होंने अपना रीजनल किंगडम बना लिया। जो नवाब गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए थे, जो पावर थी वो सेंटर से रीजनल किंगडम की तरफ को शिफ्ट हो गई वो। ठीक है, तो जब शिफ्ट हो गई है तो जहाँ का वो नए किंग बने तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे ना कंट्री को या किसी नेशन के अपने वाले लैंड को वो। ठीक है, जहाँ पर वो रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने ब्रिटिश ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप जितने भी काम कर रहे हैं सब बंद कर दो। जैसे मिंटिंग कॉइन्स हैं, कोई फोर्ट्स आप बना रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये सब बंद कर दो। ठीक है, और नवाब ने क्या बोला कि हम आपको कोई भी प्रिविलेज फर्दर नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि उनको जो कंपनी के ऑफिसर का जो एटीट्यूड था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। पसंद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। ठीक है, उनको क्या था, उनको लग रहा था कि बस हमने यहाँ पर फोर्ट्स वगैरह सेटल्स बना लिया तो हम अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो जो नवाब थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि हमें आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो उन नवाब को लगी कि वो डिसाइडफुल थी। ठीक है, और क्या कॉज करी थी? कॉजिंग ह्यूज रेवेन्यू लॉस ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो नवाब वहाँ नए बने थे मुर्शिद कुली अली खान, उनको लगा कि जो जितना भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो डिसाइडफुल नहीं है और वो बंगाल को एक काफी ह्यूज रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन साथ में क्या हुआ, जितने ऑफिसर जो कंपनी के थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है भाई आप जो बोल रहे बोलते रहो, लेकिन हम आपको कोई भी टैक्स हम आपको नहीं देंगे हम आपको। ठीक है, तो क्या क्या कि वो नवाब और बंगाल को अंडरमाइंस वो करते थे वो। ठीक है, कि नहीं नहीं तू बोलते थे, तूने जो बोलना है हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम तेरे को कोई टैक्स नहीं देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद देखो कंपनी है, फिर कंपनी वाले क्या सोचते थे साथ साथ में कि जितनी भी डिमांड्स ये नवाब की है वो सब के सब वो अनजस्ट है वो। ठीक है, कि नवाब को ऐसे बोले जा रहा है, इसको रहने दो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब अपने अपने काम लगे थे करने ये। ठीक है, साथ ही साथ में क्या कि रूलिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कंपनी का ट्रेड था वो भी रूल्स कर रहा था वो। ठीक है, ट्रेड कुड फ्लरिश व्हेन ओनली ड्यूटी फ्री। ठीक है, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, ठीक है, देखो जो मैंने आपको पहले बताया वो मैंने आपको बताया पहले कि नवाब को क्या लगता था। देखो नवाब जब फुली इंडिपेंडेंट हुआ नया नया वो, ठीक है, तो उसको लगा कि आप जो भी काम कर रहे हो आप बंद कर दो वो। ठीक है, वो वाला पक्ष मैंने आपको बताया नवाब का। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, उनको क्या लगता था, उनका पक्ष तो देखना जरूरी है ना। ठीक है, वो क्या लगता है, उनको लगता है कि हम ट्रेड हम तभी कर सकते हैं अच्छे से अगर वो ओनली व्हेन ड्यूटी फ्री, जब वो ड्यूटी फ्री होगा तभी हम वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता था कि हमें साथ ही साथ में हमें और बहुत सारे विलेजेस चाहिए। ठीक है, ताकि जो हम अपनी जो ट्रेड कर रहे हैं हम उसको एनलार्ज कर सकें, हम साथ ही साथ में हम फोर्टिफाई सेटलमेंट, ठीक है, हम नए फोर्ट बना सकें और नए सेटलमेंट्स भी हम वहाँ पर बना सकें। ठीक है, तो जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, नवाब ऑफ बंगाल और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनके बीच में जो भी इनके बीच में जो भी बातें चल रही थी, ये कहाँ पर खत्म हुई जाती है, वो एंडेड इन बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, हालांकि ऐसा हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में हालांकि जो जो नवाब थे ये दोनों हार गए थे। ठीक है, जो नवाब मुर्शिद कुली अली खान और मीर जाफर थे दोनों के दोनों हार गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। ये हम आने वाले आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कि इस दोनों के बैटल में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो इनके बीच में जितना भी जो कॉन्फ्लिक्ट था नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में, ये कहाँ जाकर खत्म हुआ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, देखो सबसे पहले यही है, लास्ट में यही कहूंगा आपको मैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर जो इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, सबसे पहले वो ट्रेड करने आए थे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि इंडिया एक बड़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ रॉ मटेरियल भी है और जितना भी फिनिश प्रोडक्ट है हम इसको अच्छे से बेच सकते हैं और यहाँ की जो स्पाइसेस है वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और इंडिया को जैसे पहले कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है वो। ठीक है, तो जितने भी ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़े टाइम के लिए इंडिया में रहे, यहाँ से उन्होंने इतनी सारी इनकम जनरेट की। जब इंग्लैंड वापस गए वो, तो वहाँ पर वो नवाब की तरह रहते थे। तो एक नया वर्ड वहाँ पर नवाब भी वहाँ पे शुरू हुआ था इंग्लैंड में।
तो उन्हें लगता था कि यार ये लोग कहाँ से आए हैं, ये इंडिया से आए हैं। तो सब सब जितने भी था वो सब इंडिया की ओर आना शुरू हो गए वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।